Hello, Assalamu alaikum, and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5, lines and angles, part 8. Students, what you're going to learn from this video, as we had completed with exercise 5.1, now it is the turn to begin with 5.2. But before beginning with the new exercise, let us understand some of the concepts related to some angles. Students, this I hope you understand what it is. It is a line. How you recognize this, whether this is a line segment or a ray? Very simple. आप ये कैसे पहचानोगे कि ये एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है या एक रे है? अगर ये लाइन है तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ एरोज होंगे, यानी ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है जहां तक आप चाहें। ओके, अगर ये रे होती तो इसका वन एंड पॉइंट होता, यानी एक फुल स्टॉप होता और एक तरफ एरो होता, चाहे फिर वो कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, कहीं पर भी आप एज एन एरो उसे बता सकते हैं, राइट। तो एक एरो को एक रे कहा जाता है, तो ये कहलाया रे। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ? और हाँ, रे को जहां फुल स्टॉप है वहां से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर एरो है वो वाले डायरेक्शन से आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी रे को आप लंबा या बड़ा कर सकते हैं उस पॉइंट से जहां पर एरो का ऐसा वाला मार्क हो, तो वो रे कहलाती है। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं, कोई एरो नहीं होता, यहां पर भी पॉइंट होता है और यहां पर भी पॉइंट होता है। इसका मतलब लाइन सेगमेंट किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाई नहीं जा सकती, वो जितनी है उतनी ही रहती है, आप उसे ना बड़ा कर सकते हैं ना छोटा। अंडरस्टूड? सो ये है 3 डेफिनेशंस अबाउट अ लाइन, अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आया। यहां पर हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन जिसको दोनों डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज इसका नाम है एल, यह है एक लाइन एल, और दूसरी एक लाइन है अगेन और उसका नाम है एम। दो अलग अलग लाइन है। आपको पता है ये दोनों लाइन कैसी हैं? यह लाइन एल और लाइन एम, जिसको आप आगे कितना भी बढ़ाएंगे, कितना भी, यू गो ऑन एंड ऑन, अरे आप पेज से बाहर हो जाएं, आप अपने फ्लोर से बाहर हो जाएं, आप ये दो लाइंस को एक्सटेंड किए चले जाइए, क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों रेज जो हैं, सॉरी, ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में मिल जाएं? नहीं। आप इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि रेलवे का ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक्स की दो दो पटरियां हैं जिसके ऊपर रेलवे इंजन्स और तमाम बोगीज के व्हील्स रोटेट होते हैं। क्या वो कभी आपस में जाके मिलती हैं? नहीं, नहीं मिलती ना। उनको अगर टर्न भी लेना हो ना तो पैरेलल में ही टर्न होता है। आप देखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही पटरी में टर्न है दूसरे पटरी में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट में अलग पटरी से जोड़ दी जाती हैं, यानी रेलवे ट्रैक से जोड़ दी जाती हैं, है ना। तो लेकिन आप अगर देखो तो ये रेलवे ट्रैक में अगर जोड़ ना हो, कोई टर्निंग ना हो, तो क्या ये पटरियां मीलों दूर एक शहर से दूसरे शहर पैरेलल ही रन होती है ना, कभी मिलती नहीं है। करेक्ट? हाँ, पैरेलल। वेरी गुड। तो ये जो दो लाइंस हैं इसको आप कितना भी एक्सटेंड करो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, तो इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अब ये देखिए, मैं वापस एक लाइन बना रही हूं एल और दूसरा बना रही हूं एम। अब अगर आप इसे एक्सटेंड कीजिएगा तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों लाइन आपस में जाकर आगे मिल जाएंगी? करेक्ट, हाँ बिल्कुल आपको सही लगता है कि ये देखिए, ये जो एरो हेडेड लाइन है ना, इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे ना तो ये आगे जाके, यानी हो सकता है इस पेज से बाहर जाने के बाद में दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगी, मीट करेंगी एक पॉइंट पर, क्योंकि दोनों कैसी हैं? नॉन पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं? दे आर नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल का आप कैसे डिजिग्नेट कर सकते हो? सिंपल सी बात है, ये लाइन के डिस्टेंस को देखो,
धीरे धीरे ये जो बीच का जो गैप है ये रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि दो लाइंस पैरेलल नहीं हैं। जबकि आप इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस को देखो, आप चाहे कहीं से भी मेजर करो, ये दोनों लाइन के बीच का जो गैप है ये सिमिलर ही रहता है। यू अंडरस्टूड? और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। ओके, अब इनको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ले लेते हैं। एक लाइन ऐसी है जिसने एल को भी कट कर लिया और एम को भी कट कर लिया, है ना? तो इस लाइन को नाम दे देते हैं एस। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो एस लाइन है ये लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, हम यहां पर भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना देते हैं एस। ओके, और अब हम दूसरी भी एक लाइन ले लेते हैं और ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है टी, और यहां पर भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन ले लेते हैं और इसका भी नाम दे देते हैं टी। अब देख सकते हैं दो पैरेलल लाइन को दो लाइन कट कर रही हैं। ये दोनों नॉन पैरेलल है। आप देख सकते हैं टी, एस और टी के बीच का गैप एट दिस पॉइंट्स बहुत लार्ज है और यहाँ तक आते आते काफी रिड्यूस हो गया है, यानी कहीं ना कहीं दोनों मीट करेंगे, है ना? यानी अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की। आप देख सकते हैं ये जो लाइन एस है ये लाइन एल को कहाँ मीट करती है? इस पॉइंट पर। और यही लाइन एस जो है ये एम को मीट करती है इस पॉइंट पर। यानी दो अलग अलग लाइन को मीट करने के लिए दो अलग अलग पॉइंट पर वो मिल रही है। कौन सी लाइन? एस, है ना? तो ऐसी जो लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पर मीट करती है, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये टीबी है, क्या ये भी ट्रांसवर्सल है? चलो देख लेते हैं टी लाइन एल को कहाँ मीट करती है। ओके, हम इस तरफ देख लेते हैं। एस जो लाइन है यहां पर भी इंटरसेक्ट करके इस तरफ भी मिल रही है, राइट? अब ये देखिए, ये जो लाइन टी है ये एल को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर और एम को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। उसी तरह यहां पर जो अदर साइड नॉन पैरेलल में भी इंटरसेक्ट करती है एल को इस पॉइंट पर और इंटरसेक्ट करती है एम पॉइंट पर। यानी ये दोनों ट्रांसवर्सल है। यानी एस और टी ये दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है, लाइन एल के लिए और लाइन एम के लिए, है ना? यानी दो पैरेलल लाइन के ये एक ट्रांसवर्सल है एस लाइन और दूसरी ट्रांसवर्सल है टी लाइन। उसी तरह ये नॉन पैरेलल के लिए भी एस ट्रांसवर्सल है और टी ट्रांसवर्सल है। अंडरस्टूड? तो ये है पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का एक ही मीनिंग होता है कि वो पैरेलल लाइंस हो या नॉन पैरेलल हो, इंटरसेक्ट तो जरूर करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट्स को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे इन पॉइंट्स को? हम इन पॉइंट्स को कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, चाहे फिर वो पैरेलल लाइंस के लिए हो या फिर नॉन पैरेलल लाइंस के लिए हो, तब भी इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में आया। एल और एम पैरेलल है इस तरफ और नॉन पैरेलल है इस तरफ, और ट्रांसवर्सल तो कैसे भी हो सकता है लाइन को कोई भी कट करे, ठीक है? तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है, और जहां पर कट करे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, सो वी कैन state that yes, line S and line T are the transversal line for parallel and non-parallel lines. अब हम बात करते हैं एंगल्स की। सो मैं आपके लिए यहां पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है L और M, और इनका एक, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इस तरफ है नॉन पैरेलल्स, ठीक है? उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था वैसे ही अभी भी यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन एस ली है, जो कि इस तरफ भी है एक ट्रांसवर्सल एस। दिख रहा है आपको? नाउ हम इन पर कुछ एंगल्स बनाने वाले हैं। मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट लोकेट करते हैं। यहां पर एक यहां पर है। उसी तरह इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक इस तरफ होगा जो लाइन L को मीट करता है, और M को मीट करने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है? नाउ लुक एट दीज। ये एक एंगल बना है,
करेक्ट है ना। अब ये जो एंगल है, इसका सिमिलर एंगल यानी बिल्कुल इसके जैसा हू बहू कहां बनेगा? देखो इस तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग के फ्लोर्स पर खड़े हो ना, तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर और ये रहा सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में जिस तरह ये वाला फ्लैट है, उसी तरह सेकंड फ्लोर पे भी यही वाला फ्लैट होगा। जैसी इसकी बैल्कनी है वैसी उसकी भी होगी, राइट। एग्जैक्टली सेम होते हैं, सिर्फ फ्लोर चेंज होता है, बाकी पूरा अंदर का जो डायग्राम या जो अंदर का पूरा जो मोनोग्राम होता है, या हम कहें कि उसकी जो भी डिजाइनिंग होती है फ्लैट की, वो एग्जैक्टली सेम होती है ना। आप देख सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग में आपका जो क्लास है, अगर उसके नीचे वाले क्लास में चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम बने होते हैं। सिर्फ इतना फर्क होता है कि कोई ग्राउंड फ्लोर पर है तो कोई फर्स्ट फ्लोर पर है तो कोई सेकंड फ्लोर पे है, राइट। बट उनका सिर्फ फ्लोरिंग चेंज होता है। तो क्या आपका और आपके ऊपर वाला क्लास जो है, हम उन दोनों को सेम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अब इस रिलेशन को एक नाम दे देते हैं और वो नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? अगर फ्लोर चेंज हो लेकिन बाकी सब कुछ सेम है ना, तो हम उसे कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? अब हम दूसरा एंगल बनाते हैं। देखिए इस तरफ मैंने येलो बनाया है ना। ये इस फ्लोर पर है, यानी लाइन एल पर। अब आप खाली लाइन चेंज कर लीजिए, बाकी सिमिलर पोजीशन पर आप येलो वाला एंगल बनाए तो कहां बनाएंगे? इस तरफ। देखिए एक लाइन एल पर बनता है एस ट्रांसवर्सल से, तो एक लाइन एम पे बनेगा वही एस ट्रांसवर्सल से। तो ये येलो वाले भी क्या कहलाएंगे? करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं इस एंगल की। ये देखिए ग्रीन है, कहां है? लाइन एल पर एस, ये वाले पिंक वाले के नीचे है ना। तो एम पर भी ये कहां बनेगा? यहां बनना चाहिए है ना। लेट्स सी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल वहां बन रहा है क्या? यस एग्जैक्टली। आपने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सिर्फ लाइन चेंज हो रही है, बाकी पोजीशन तो सेम है। अब बचा ये लास्ट एंगल, फोर्थ ब्लू वाला है ना। अब इसका सेम कहां बनेगा? ये एल पर बना है ना, अब हमें कहां बनाना है? एम पर। देख सकते हैं आप एम पर, करेक्ट। एक लाइन और एक ट्रांसवर्सल से 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4। और यही ट्रांसवर्सल अगर सेकेंड लाइन को भी इंटरसेक्ट करे तो और 4 बन जाएंगे, यानी +4 के आगे 5 6 7 और 8 है ना। यानी अगर और एक लाइन बनाऊं मैं नीचे, सपोज ये एल है, ये एम है, और एक एन लेके आ जाती हूं नीचे और एक लाइन, आपको लगता है और 4 एंगल बनेंगे? करेक्ट, यस, और 4 एंगल बनेंगे। और उनका क्या नाम होगा? हम उनको नंबर दे देंगे। अगर कहां से प्लस करना शुरू करेंगे अब? 8 प्लस, यानी 9 10 11 और 12। अंडरस्टूड? और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो आप फ्लोर बढ़ाते जाइए, यानी लाइंस बढ़ाते जाइए, लेकिन पोजीशन तो सेम रहेगी। अंडरस्टूड? सो इसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कैसे हैं? जैसे मैंने कहा कि एक फ्लैट उसके ऊपर वाले फ्लैट से एग्जैक्टली सेम होता है, उसी तरह हम ये कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर congruent. Now what do you mean by congruent? Congruent का मतलब है equal. Congruent is a geometrical vocabulary word. ओके, सो कॉन्ग्रुएंट इज नथिंग। उसको अगर सिंपल वे में आप याद रखना चाहें तो दिमाग में सिर्फ ये बता लिख लीजिए दैट कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स वन किसके इक्वल होंगे? उसके अपने ही इक्वल एंगल बट अनदर फ्लोर पर। यानी एल वाली लाइन पर ये पिंक 1, एम वाली लाइन पर ये पिंक 5 से इक्वल होगा। फिर एल वाली लाइन पर येलो वाला एंगल 2, एम वाली लाइन पर येलो वाला एंगल 6 से इक्वल होगा। नेक्स्ट, एल वाली लाइन पर ब्लू वाला एंगल 3, एम वाली लाइन पर ब्लू वाला एंगल 7 से इक्वल होगा। और लास्ट वन,
एंगल 4 ग्रीन जो एल लाइन पर है वो नीचे एम लाइन के 8 से इक्वल होगा। ओके, बट अगर हम इस बारे में बात करें कि नॉन पैरेलल्स में, तो स्टूडेंट्स नॉन पैरेलल्स में जिस तरीके से गैपिंग का रिडक्शन होते चले जाता है, एंगल्स भी चेंज होते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये एंगल इस एंगल से बिल्कुल डिफरेंट है, ये कंप्लीट 90 दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, यानी पैरेलल लाइन हो तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मिल सकते हैं, बट नॉन पैरेलल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं मिल सकते। करस्पॉन्डिंग तो क्या, मैं आपको इसके आगे जितने भी एंगल्स बता रही हूँ ना, मैं और भी आपको 2-3 एंगल सिखाने वाली हूँ पैरेलल लाइन से रिलेटेड, तो वो नॉन पैरेलल लाइंस में बिल्कुल इक्वल या उनका कोई रिलेशन नहीं फॉर्म होते। हाँ, नॉन पैरेलल में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट, वो इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल से, है ना। लीनियर पेयर, हाँ बिल्कुल, दो एंगल बाजू बाजू में जो है एडजेसेंट एंगल, उनको आप प्लस करोगे ना तो 180 होंगे, फिर चाहे यहां प्लस करो बाजू बाजू में, यहां प्लस करो बाजू बाजू में, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, समझ में आया। दो बाजू वाले एंगल्स अगर आप उनको ऐड करोगे ना तो 180 होगा ही होगा। किस में, ये नॉन पैरेलल में या पैरेलल में, दोनों की बात है ना ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन पैरेलल में ही सप्लीमेंट्री होंगे, नॉन पैरेलल में ही लीनियर निकलेगा, नॉन पैरेलल लाइंस में ही वर्टिकली ऑपोजिट निकलेंगे, ऐसा नहीं। ये जो रिलेशन है ना, ये पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों में सेम ही होंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग की बात करूं ना तो वो सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए ही है। नॉन पैरेलल में आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो होंगे ही नहीं। अंडरस्टूड, वो कभी फॉर्म नहीं होते नॉन पैरेलल में। आगे बढ़ते हैं, वापस से मैंने एक लाइन वही ड्रॉ की है, नाम है लाइन का एल, मैंने और एक लाइन सिमिलर ली है जो पहले थी वैसी ही एम, और एक ट्रांसवर्सल ले ली है इस पैरेलल लाइन की और वो है नाम एस। तो लाइन एल एंड एम आर पैरेलल और एस जो है उनकी ट्रांसवर्सल है। अब यहां पर जो मैं आपको एंगल बताने वाली हूं उनका नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कभी भी लाइन, ये दोनों फ्लोर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एल और एम, इन दोनों के मिडिल में ही बनते हैं, यानी लाइन एल के ऊपर नहीं आएंगे और लाइन एम के नीचे नहीं जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस गैप, ये गैप के अंदर ही बनेंगे। अगर ये गैप के अंदर ही बनेंगे तो कितने बनेंगे, देखिए 1 2 3 और 4, खाली 4 ही एंगल मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बना लेते हैं और फिर मैंने एक एंगल बनाया है ये ग्रीन। देखिए मैंने क्या कहा, एल और एम के बीच में ही बनने वाले हैं, एल के ऊपर नहीं बनेंगे और एम के नीचे नहीं बनेंगे, यानी ऊपर वाले के ऊपर नहीं आएंगे और नीचे वाली के नीचे नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड। सो ये ग्रीन जो है, ओके, ये एंगल का दूसरा एंगल, सिमिलर एंगल इस तरफ बनेगा। तो देखिए ये कैसा बनता है, यानी लाइन एल और एस के ट्रांसवर्सल की अगर हम बात करें तो लाइन एल पर एस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है और लाइन एम पर एस ट्रांसवर्सल के राइट साइड है। यानी लाइन चेंज होती है ना तो ऑपोजिट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। गेटिंग, यानी लाइन एल पर ट्रांसवर्सल लेफ्ट और लाइन एम पर ट्रांसवर्सल राइट। समझ में आया आपको, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दूसरा एक ये बनाया ब्लू, तो देखिए ये लाइन एल पर एस ट्रांसवर्सल का राइट साइड है, तो जैसे ही लाइन चेंज होगी ये जो राइट है ना ये ऑपोजिट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लेफ्ट। ओके, ये देखिए इस तरफ दिखा आपको, फाइन। तो ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, हम इनको नेम दे देते हैं 1 2 3 और 4। हमारे पास सिर्फ 4 एंगल्स ही होते हैं ऑल्टरनेट में और इनकी भी जोड़ियां बनती है, जिस तरह करस्पॉन्डिंग है, कैसे हमने पैर बनाए कौन सा किसके इक्वल है, वैसे यहाँ पर भी इसकी जोड़ी बनेगी। तो जोड़ी बनेगी तो 4 की 2 2 कपलिंग हो जाएगी, यानी 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल। तो 1 का इक्वल कौन है, 1 का एंगल इक्वल 3 है और 2 का इक्वल कौन है, 2 का इक्वल 4 है। अंडरस्टूड। सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। आप चाहें तो ऑल्टरनेट एंगल्स को देखो इस तरीके से देख सकते हैं, ये
एक एंगल बना, दिखा आपको एंगल 1 दिख रहा है ना, देखिए ये एक एंगल बन गया है, वो है एंगल 1। ये एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के ना। अब जैसे ही आप एंगल 3 देखिए, एंगल 1 की और एंगल 3 का ये जो है ना कॉमन आर्म है, लेकिन फिर भी 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का वर्टेक्स ये रहा ब्लैक और 3 का वर्टेक्स ये रहा ब्लैक, दोनों के वर्टेक्स कॉमन नहीं होंगे ना तो एडजेसेंट नहीं होते। ओके, तो ये एंगल 1 है जिसका एक कॉमन आर्म है। अब यहां से एंगल बनेगा 3, दिख रहा है आपको। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करके देखो, देखो क्या फॉर्म हो रहा है, क्या ये आपको लेटर Z जैसा दिख रहा है? तो जब भी आप ऑल्टरनेट एंगल्स को ज्वाइन करोगे ना तो आप देख सकोगे कि अरे ये तो Z का एक शेप बनाते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स को पहचानने की ये सबसे इजी ट्रिक है कि क्या वो Z बनते हैं। देखिए ये एक सीधा Z बना ना, अब मैं आपको एक कॉन्वर्स Z यानी उल्टा Z बनता है। एक ये देखो, ये लाइन इस लाइन से आपको दिखिए एंगल 2 बन गया, बन गया ना एंगल 2। अब ये एंगल 2 एंगल 4 से इक्वल है ना, तो देखिए ये वाला 4 का कॉमन आर्म और ये बन गया हमारा उल्टा Z, दिख रहा है आपको? फाइन। तो इस तरीके से हम हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स को पहचान सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलो अब एक और एंगल पढ़ते हैं, उसके लिए सिमिलर लाइंस ले लेते हैं L और M और इनकी ट्रांसवर्सल ले लेते हैं S, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी लोकेट कर लेते हैं। जिस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों लाइन के मिडिल में ही बनते हैं, उसी तरह अब जो मैं आपको एंगल सिखाने वाली हूं वो भी दोनों लाइन के इंटीरियर में ही बनते हैं। ओके, तो देखिए ये एंगल, अब हम लोग उसका जैसे कि इस ऑल्टरनेट लाइन को क्रॉस करने के बाद में इस तरफ आ जाते हैं ना, ये एंगल के इसी तरफ बनेगा। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहां पर ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, देखिए ट्रांसवर्सल का लेफ्ट तो ट्रांसवर्सल का राइट है ना, ये देखिए ट्रांसवर्सल का राइट तो ट्रांसवर्सल का लेफ्ट। लेकिन ये जो एंगल है ना, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, यानी ये भी ट्रांसवर्सल का लेफ्ट है और ये भी ट्रांसवर्सल का लेफ्ट है। तो ऑपोजिट क्या हुआ, एक ही चीज, ये डाउन साइड है और ये अप साइड है। समझ में आया? बट मिडिल में होते हैं, देखो लाइन के L और M के बीच में ही बनते हैं। उसी तरह दूसरा एंगल देखिए इस तरफ बनेगा, ऑन दिस साइड, राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है ना, ओके, और ये राइट साइड है। ओके, तो ऑन ट्रांसवर्सल लेफ्ट, ऑन ट्रांसवर्सल लेफ्ट, एंड दिस इज ऑन ट्रांसवर्सल राइट, ट्रांसवर्सल राइट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंटीरियर एंगल्स। क्या नाम है? वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स। कितने होते हैं? काउंट कर लें, 1 2 3 4। अब कौन किसके इक्वल है? इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, कभी नहीं होते, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। इक्वल तो होते ही नहीं है। कब होंगे? जब एग्जैक्टली आपकी ट्रांसवर्सल लाइन एकदम स्ट्रेट बनाई गई होगी ना, एकदम स्ट्रेट, तब जाके वो इक्वल होंगे। अभी तो क्रॉस में है ना, तो इक्वल तो होंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन सप्लीमेंट्री होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? यानी इन दोनों एंगल्स जो मैंने अभी आपको ये बताया है ग्रीन में, 1 और 4, ये दोनों कैसे हैं? इंटीरियर है ना। आपको इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, यानी कि प्लस, तो आपका आंसर हमेशा 180 आएगा। अंडरस्टूड? उसी तरह 2 और 3, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा 180 आएगा। You understood, students? So the interior angles are always supplementary. So when you're going to add 1 and 4, you will get 180, as well as when you are going to add 2 and 3, you will get 180. अंडरस्टूड स्टूडेंट? मैंने आपको कितने एंगल्स कराए? देखिए 5.1 एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री बताए थे, सप्लीमेंट्री बताए थे, राइट? मैंने आपको इसके अर्लियर वीडियो में ये सब चीज़ें बताई हुई है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री पैर किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पैर किसे बोलते हैं, है ना। अब इस 5.2 में हम जो एंगल्स देखने वाले हैं, मैंने आपको वो सिखाए हैं। स्टार्टिंग मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बताया आपको, है ना। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दूसरा ऑल्टरनेट एंगल्स मैंने अभी आपको सिखाया, और इंटीरियर एंगल सिखाया। ओके माय स्टूडेंट्स, सो these are all the definitions
which are very useful and which you have to learn by heart, because definitions are definitely asked after 7th standard. They are mandatory to be asked under 1 marks and fill in the blanks, or maybe true or false and so on. Okay, so these are mandatory for you to learn. I hope student you have understood all the angles which I taught you in this video: corresponding angles, alternate angles, interior angles, what are parallel lines, what are non-parallel lines, and what are called the transversal. Why they are called transversal? Because they are having intersecting points, right? So these are all the definitions, and definitely go through it, learn by heart, and write down everything in your notebook. Thank you student for watching the video. We will meet soon with another part. Till then, have a great day ahead. Goodbye.